हे फ्रेंड्स, दीपक एंड यू वाचिंग एलबी जंक्शन। दोस्तों, मेरे चैनल एलबी जंक्शन का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वो है जमीन जायदाद से संबंधित। और आज हम खास करके डिस्कस करेंगे रैयती किस्म की जमीन के बारे में। क्या रैयती किस्म की जमीन जो होती है वो कैसी होती है, क्या हमको उस पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या उस प्रकार की ज़मीन की खरीद फरोख्त होती भी है या फिर नहीं होती है। अगर आपने उस प्रकार की ज़मीन खरीदी है तो आपको भविष्य में आपके साथ क्या हो सकता है, सारी तमाम जानकारियाँ आज हम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ वो है देवघर डिस्ट्रिक्ट। देवघर डिस्ट्रिक्ट झारखंड राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट चलता है, ठीक है। दूसरा जो एक्ट है यहाँ पे जो झारखंड में है वो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तीसरा है शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट। यहाँ 3 प्रकार के एक्ट चलते हैं हमारे झारखंड जिले में। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो रैयती किस्म की ज़मीन होती है आखिर होती क्या है। आज से बहुत साल पहले जमींदारी प्रथा हुआ करती। जमींदारी प्रथा में बहुत सारे जो जमींदार हैं अपने अपने भू भाग को जोत आबाद करने के लिए छोटे छोटे किसानों को दे दिया करते थे। छोटे छोटे जो किसान हैं उस ज़मीन को जोतते थे और जोतने के बाद जितनी भी फसल की उपज होती थी उसमें आधा हिस्सा ज़मींदार को दे देते थे और आधा हिस्सा वो खुद रख लेते थे। या फिर ज़मींदार के और किसानों के बीच में जो इकरारनामा होता था, चाहे तो वो पैसे से इकरारनामा होता हो या फिर अनाज के प्रति इकरारनामा होता हो, उस जो भी इकरारनामा होता था उस आधार पर वो काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो जमींदारी जो प्रथा है वो समाप्त हो गई और जो पुश्तैनी तौर पे ज़मीन को जोता करते थे जो किसान, वो ज़मीन उनके नाम पर सर्वे में चढ़ गया। सबसे पहले उड सर्वे हुआ, इसके बाद फिर मैकफर्सन सर्वे हुआ, इसके बाद फिर जो गेंजेस सर्वे हुआ। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो ज़मीन है ट्रांसफ़र होती रही किसानों के वंशजों के बीच में। अब जब ट्रांसफ़र होती रही वो कस्टमरी तौर पर उस पर भोग दखल करते आ रहे थे और अभी तक करते आ रहे हैं। यानी उस प्रकार की ज़मीनें सिर्फ खेतियर हुआ करती हैं और सिर्फ किसानों के हित के लिए ही हुआ करती है। ये होती है रैयती ज़मीन। अब जो ये रैयती किस्म की ज़मीनें हैं जो कि किसान अपने पुश्तैनी रूप से रहते हुए आ रहे हैं और जोत आबाद करते आ रहे हैं, क्या इस ज़मीन की खरीद फरोख्त की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है। तो हमारे जो शहर में है, जैसे देवघर शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में रैयती किस्म की ज़मीनें हैं। और यहाँ जो रैयती किस्म की जो ज़मीनें हैं इसकी धड़ल्ले से खरीद फरोख्त की जा रही है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। लोग उसमें घर भी बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करके अपने पोजीशन और दखल भोग करते आ रहे हैं। पर क्या ये जो भोग दखल करते आ रहे हैं लोग, क्या इनका भविष्य सुरक्षित है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो देवघर डिस्ट्रिक्ट में संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट चलता है। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 20 जो है वो पूर्ण रूप से ये कहता है कि जो रैयती किस्म की ज़मीनें हैं उसका ना तो आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, ना उसका गिफ्ट कर सकते हैं, ना उसका विल कर सकते हैं, ना फिर किसी प्रकार का मॉर्गेज रख सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त, गिफ्ट, मॉर्गेज, विल आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार को करते हैं तो वो बिल्कुल इलीगल है। लेकिन यहाँ पे शहर में क्या होता है कि लोग नादावी बनवा लेते हैं, लोग एफिडेविट यानी शपथ पत्र पे उस ज़मीन को खरीद लेते हैं जिसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। साफ साफ तौर पर कह दिया गया है संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में कि इसकी किसी प्रकार की खरीद फरोख्त, विल, एग्रीमेंट, कोई भी प्रकार का कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग धोखे में रख के ज़मीन को बेच देते हैं और खरीदने वाले इसको खरीद भी लेते हैं और भोग दखल करते आ रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी धोखाधड़ी भी हो रही है। और धोखाधड़ी ऐसी हो रही है कि ज़मीन बेच दे रहे हैं लोग और बाद में उसको उच्छेद करके फिर से वापस ले रहे हैं। इस प्रकार के यहाँ जो लैंड ग्रैबर्स हैं ये अपना काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी लैंड ग्रैबर्स हैं यहाँ पे उन रैयतों को थोड़े पैसे दे के फिर से उस पर केस करा के उच्छेदी करा के वापस ज़मीन को ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे धंधा चल रहा है। यानी सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, छोटा नागपुर में भी कुछ ऐसा ही चलता है। छोटा नागपुर में जो आदिवासी किस्म की जो ज़मीन है वो अपने ही आदिवासी जो भाई हैं जो जिसकी ज़मीन नहीं है वहाँ पे और अगर बगल में वो खरीदना चाहते हैं उसी थाना क्षेत्र में, तो वहाँ पे वो अपनी ज़मीन को उसी आदिवासी को बेच सकते हैं, लेकिन आउटर को वो नहीं बेच सकते। ये वहाँ की टेंडेंसी है। यानी आप जो है आदिवासी की ज़मीन जो है उस थाना क्षेत्र में ही खरीद, लेकिन कोई आउटर आके अगर उस क्षेत्र की ज़मीन को खरीदना चाहेगा तो वो वहाँ पे बेच नहीं सकता है। तो यहाँ खरीद
फरोख्त बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खरीद फरोख्त भी करते हैं, पैसा भी फंसाते हैं और अच्छा खासा इसका पर बिजनेस डेवलप कर चुके हैं। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ तो गोचर जमीन, सरकारी जमीन, सब प्रकार की जमीनों को बेच दिया जाता है नकली कागजातों के द्वारा। तो यहाँ जो लैंड डीलर्स, लैंड ग्रेबर्स हैं, वो इस प्रकार का काम करते हैं और यहाँ सब प्रकार की जमीनों की खरीद फरोख्त करती है, वो भी इलीगल तरीके से, और लोग इसमें खरीदते हैं और पैसा फंसाते हैं और खुद भी फंसते हैं। और जब इस पर प्रक्रियाएं चालू होती है या कानूनी कार्रवाई किसी प्रकार की चालू होती है, तो वो हाथ पे हाथ धरे रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर जाते हैं। करोड़ों की, लाखों की लागत की लगाई हुई जमीन उनके हाथ से यूं फिसल जाती है और उनको पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने जो गलती की है वो कितनी बड़ी गलती की है। इसलिए अगर पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो ऐसी जमीन में करें जहां पे आपको उसकी वैल्यू मिल सके। अगर आप कम कीमत पे ही ज़मीनों को खरीदना चाहते हैं तो आप बकास ज़मीनें खरीद सकते हैं, आप कामत ज़मीनें खरीद सकते हैं, आप ऐले किस्म की ज़मीनें खरीद सकते हैं जिसकी रजिस्ट्री संभव है। अगर आप इस प्रकार की ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कम से कम सिक्योर जरूर रहेगा। और अगर बहुत अच्छे तरीके की ज़मीन में जाएं तो बसौड़ी सत्व की ज़मीन अगर आप खरीदेंगे तो आपको रियल वैल्यू देता है, लेकिन उसमें भी अपने कागजातों की जांच पड़ताल जरूर करा लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिटिगेटेड ज़मीनें आपको देखने को मिलेंगी। अगर उस प्रकार की लिटिगेटेड ज़मीनों में आप खरीद फरोख्त करेंगे तो भी आप फंस सकते हैं। यानी बहुत सारे जिसमें केस मुकदमे चलते हैं या फिर किसी प्रकार का लिटिगेशन चलता है, उस प्रकार की ज़मीनों को ना खरीदें। अगर आप जमीन खरीदने से पहले अपने वकील से आप उस पेपर को एक बार दिखला लें और उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि आप भविष्य में किसी भी लफड़े में ना फंस सको। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते ही हैं ज़मीन में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो ऐसी ज़मीनों को ही खरीदें जहां की उसकी वैल्यू आपको मिल सके और आपका भविष्य सिक्योर हो। अगर आप सही मायने में अच्छी ज़मीन खरीदेंगे तो अगर उसको आप बेचना भी चाहेंगे भविष्य में, तो आपकी जो आज की वैल्यू है उसकी वैल्यू शायद आपको डबल करके आपको देगा। तो जब भी आप ज़मीन की खरीद फरोख्त करें तो वैल्यूएबल ज़मीन ही खरीद फरोख्त करें, अन्यथा रईती किस्म की ज़मीनें आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं इस वीडियो को देखते देखते तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। मैं आपसे रेगुलर रूबरू होते रहूँगा और बताते रहूँगा कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। आपके हर प्रकार के सॉल्यूशन को मैं दूंगा, चाहे वो फिर कानून से संबंधित जानकारी हो, जमीन जायदाद से संबंधित जानकारी हो या किसी और प्रकार की जानकारी हो। अगर तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।